पर वो नीचे ले जाने का क्या मतलब है, उसके कपड़े उतारने का क्या मतलब है, लड़की आवाज दे के भाग रही उसका मतलब क्या है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने हम सभी को चौंका कर रख दिया है। जिस प्रकार से जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा फैसला सुनाते हैं और बताते हैं कि महिला के निजी अंगों को हाथ लगाना, नाड़ा खींचना रेप या रेप के प्रयास में नहीं आता, जिसके बाद जमकर इसका विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ट्विटर हैंडल पे तो बकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रेंड कर रहा था। तो इस पूरे विषय को सटीक तरीके से समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा मौजूद हैं, जिनसे सीधे बातचीत करना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये फैसला जो सुनाया गया है हाई कोर्ट के माध्यम से, इसको कितना सही मानते हैं? यदि पहले ही प्रश्न के जवाब में पूछना चाहती हैं तो जिस केस के लिए इन्होंने जजमेंट दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कासगंज की यह घटना है जो 1 साल पहले होती है, उसमें कोई पेरेंट्स अपने बच्ची को लेके जाते रहते हैं रास्ते में और ये 2-3 लोग आते हैं, जिन लोगों में से एक का नाम है पवन, अशोक और आकाश। इसमें एक व्यक्ति का नाम चार्जशीट से बाहर किया जाता है। पवन और अशोक 2 लोग होते हैं। वो कहते हैं कि हम भी उसी गांव में जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, हम भी उसी बड़ी लेके इस बच्ची को साथ में लिए जाते हैं, आप क्यों चलेंगे। ये घटना की शुरुआत होती है। मदर फादर गांव के कॉन्फिडेंटल बात में आने की वजह से ये सारी चीजें उस बच्ची को साथ में दे देते हैं। पर उसके साथ में वो 14 वर्षीय बच्ची, ध्यान रखना, 14 वर्षीय बच्ची को वो जैसे ही कुछ दूर लेके जाते हैं और थोड़ा सुनसान जगह पाते हैं तो वहां कोई रास्ते में पुल पाई जाती है। वहां पुल पर लड़की के साथ में गलत इंटेंशन से, देयर इज 3 पार्ट्स ऑफ द पॉस्को, मैं उसमें बात करूंगा अभी। यहाँ पर जो जजमेंट दिया गया और लड़की ने इतना तेज से उसका मतलब जो भी उसके इंटरनल और इसके साथ में प्राइवेट पार्ट्स को टच किया, उसके साथ में उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, पर वहां लड़की ने काफी तेजी से जब हल्ला करती है तो उस चीज को काफी शोर शराबा होता है, आवागमन में रास्ते में होती है सारी घटना, तो लोग वहां पर सुन लेते हैं और चिल्लाते ही बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं। दोनों तीनों आरोपी फरार हो जाते हैं, जिनमें चार्जशीट में 2 लोगों का नाम आता है। जजमेंट जो यहाँ दिया गया है, मुझे लगता है कि जज साहब को यह भूल गया है कि वो जजमेंट दे रहे हैं या किसी धर्माधिकारी या किसी पीठ में बैठ करके कोई एक व्यक्ति विशेष की पैरोकारी कर रहे हैं। सवाल एक है, पहला पॉइंट। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पॉस्को एक्ट आया था, इसका जिसका फुल फॉर्म ही था प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसकी 2012 में यानी कि स्टैब्लिशमेंट किया गया था उस समय की जो गवर्नमेंट थी। और इसका ये मेन पर्पजेस क्या था, उसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट पर्पजेस इसमें दिए गए थे। पहला पॉइंट नंबर 1, प्रोटेक्शंस जेंडर नेचुरल लॉस फॉर्म, यानी किसी भी बच्चा हो या लड़की हो, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना है, उसको प्रोटेक्शंस करना है, किससे, जेंडर से। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, इसका थीम है ये, अर्थात इसका मतलब प्रोटेक्शंस जेंडर द नेचुरल लॉस फॉर्म, यानी दोनों को समानता मिलनी चाहिए, किसी को बिना इंटरेस्ट के, बिना किसी के परमिशन के, किसी के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितताएं या अजाति नहीं करने की आवश्यकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, द बोथ मेल एंड फीमेल्स आर द कवर्ड इन दिस केस, अर्थात महिला और पुरुष अर्थात लड़का या लड़की दोनों इस केस के अंदर में पाए जाते हैं। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि पनिश्ड फॉर द इमिटिंग ऑन द ऑफेंस अंडर द पॉस्को, यानी कोई भी ऑफेंस किसी के साथ भी घटना घटती है तो दोनों इसके अंदर में आएंगे। इसका पॉइंट नंबर 2 है, अर्थात मेल हो चाहे फीमेल हो। पर यहाँ पर जो जजमेंट आया है वो फीमेल को लेकर के किया गया है। तो जिस तरीके से उनका इंटेंशन क्लियर किया गया है, वो इंटेंशन मुझे लगता है कि भारत देश के इतिहास में इस तरह का जजमेंट देने वाला, यदि मैं हड़प्पा सभ्यता से उठा करके और इसके साथ में अशोका साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य होते हुए मिडिवल इंडिया जो हिस्ट्रीज है वहां से लेते हुए भारत देश में, यदि ये मैं आज तक की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करूं, जहां BNS एक्ट आ गया, वर्तमान भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जा रहा है, BNSS आ गया है, वहां पर तो ऐसे जजमेंट देने वाला कोई जजेस तो मुझे नहीं दिखाई दिया। इसके साथ में पॉइंट नंबर 3 जो आ रहा है, ये कह रहा है कि इस एक्ट को लागू करते समय 3 चीजों को स्पेशल तरीके से ध्यान में रखने की आवश्यकता थी। पर यह लागू किस एज तक के लोगों का होगा, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है। 18 वर्ष से नीचे कोई लड़की होना चाहिए, बॉयज होना चाहिए, पहली बात। इसके साथ में इसी का सब पॉइंट्स कहता है कि सेक्सुअल असल्ट एक वर्ड आया, एक सेक्सुअल इसमें हरासमेंट आया, एक यूजिंग द चाइल्ड ऑफ द पोर्नोग्राफी आया। ये 2024 में आया, ध्यान रखना, पोर्नोग्राफी का मैटर। तो पहले दोनों वाले पहले थे। अब इसमें विस्तार से थोड़ा बात करूंगा, आपको बड़ी क्लियर सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सेक्सुअल असल्ट्स का मतलब हो गया किसी भी व्यक्ति को
उसके इंटेंशन के खिलाफ में जा करके, अर्थात आपका इंटेंशन उसके प्रति गलत तरीके से हो करके अब उस लड़की के साथ में या लड़के के साथ में, किसी के साथ में भी हो सकता है, उसको आप इसी चीज के लिए एक्सप्लॉइट करना, उसको एक्साइट करना, उसके इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडीज को टच करना और उसको इस तरह से एक्सप्लॉइट करके उसको आगे की तरफ संवेदित करना, ये सारी इस घटनाओं के विभिन्न अंग आते हैं। पर जैसा हमने जिस तरह से व्याख्या दी, मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2024 सितंबर को आया, 12 सितंबर को ऑनरेबल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया था, और उसको देख करके तो ये लगता है कि मुझे लगता है कि जुडिशरी भी अपने आप में सोचती होगी कि हमने कैसे लोगों को जज बना दिया, क्योंकि उनका यह कहना कहीं पर कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी लड़की का कपड़ा खींचता है, इंटरनल पार्ट को टच करता है, ये सारी घटनाएं और भी विभिन्न 4-5 शब्दों का उन्होंने यूज किया है, ये इसके पॉस्को में नहीं आता है। तो पॉस्को में फिर सवाल यह है कि ये कोर्ट ने जजमेंट में स्पष्ट कहा है, मद्रास हाई कोर्ट ने इसकी बड़ी लंबी व्याख्या दी, जो कि आजकल आपने मीडिया में भी सारी चीजों को देखा होगा, उसमें स्पष्ट कहा गया कि ये सारी चीजें पॉस्को के अंग में आते। पर पॉस्को में भी 4-5 कैटेगरी की गई, कौन सा एक सामान्य अपराध में है, यानी पॉस्को में कई कैटेगरी से, उसके बाद कुछ थोड़ा सा और बड़ा अपराध बना, फिर उसके बाद जघन्य अपराध बना। जघन्य अपराध का मतलब होता है कि जो ब्रूटल सारी चीजें घटनाएं घटती है, जिसमें बड़े लंबे बहुत सारी बड़ी बड़ी केसेस हो सकते हैं, आप लोग भी उसकी कवरेज भी देते हैं। तो वो सारी घटनाएं जो जघन्य अपराध में आती है, जिसमें 20 साल तक की सजा होती है, पर उससे नीचे वाली 10-15 साल की होती है, उससे भी नीचे वाली 7 से 10 साल की होती है, उससे भी नीचे वाली 5 साल की कन्विक्शन है। तो ये सारी विभिन्न कैटेगरीज उसमें डिफाइन की, अर्थात 4-5 तरह की विभिन्न कैटेगरीज उसको जो है तो डिफाइन की गई है। अब इसमें जो 4-5 चीजें दी गई है उसके बारे में मैं जनता को भी जानना, क्योंकि बिकॉज इससे अवेयर वाली चीजें हैं। पहला उसमें बोला गया टचिंग द प्राइवेट पार्ट्स इंटेंसली, ये सेक्सुअल असल्ट की पहली घटना माना जाता है। दूसरा फिर कहता है कि टच द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द अनदर पर्सन, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इसमें ये भी डिफाइंड है। तीसरा कहता है पेनिट्रेशन विद द मोर सीरियस ऑफेंस ऑफ द पॉस्को, ये वहां पर होता है जहां किसी की फिजिकल बॉडीज को एस्टैब्लिश किया जाता है, वो यदि इस कैटेगरीज में नहीं आ रहा है तो ये सारी चीजें इस घटना के अंतर्गत में आएंगी। इसी के साथ में कहता है कि ये जितने सेक्सुअल ऑफेंस की इज द मोर सीरियस ऑफेंस ऑफ देन द असल्ट ऑफ द इनवॉल्टरी पर्सन, अर्थात फिजिकल जो एस्टैब्लिशमेंट रिलेशनशिप हो रहा है उसके यदि पहले की सारी घटनाएं घटी रही हैं तो ये ज्यादा सीरियस घटनाएं हैं। पर यह है कि उसके बाद की घटना है, अर्थात इसमें 10 से 15 साल की कन्विक्शन होना चाहिए। पर जज साहब ने तो 1 सेकंड में इस केस की धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने इतना कह करके साबित कर दिया कि ये इस कैटेगरी में ही नहीं आता है। तो फिर जज साहब भी बता दें कि यदि ये घटना किसी व्यक्ति विशेष जिस परिवार के साथ घटी है तो वहां पर जो व्यक्ति इंटेंशनली लेके उस बच्ची को जा रहे हैं और उस तरीके से वो ले जाकर के पुल में उसको ले जाते हैं, पर्सनली इंटेंशन की वजह से उन तीन लोगों के साथ में इस तरीके से बच्ची चिल्ला रही है, उसके पर्सनल पार्ट उसको टच कर रहे हैं, उसके कपड़े उतार रहे हैं, ये सब घटना किस कैटेगरी में आता है? दुर्व्यवहार है, ये दुर्व्यवहार किया गया है, बलात्कार या रेप का प्रयास नहीं है, दुर्व्यवहार है। नहीं तो फिर पुल के नीचे का क्या कारण हो सकता है? पहला पॉइंट है, मेरे जज साहब से भी आपके माध्यम से आम नागरिक जो इतना समझता है, जिसके भी मदर फादर होंगे, जिसकी भी बेटियां होंगी, हर कोई इतना समझता है कि कोई भी व्यक्ति यदि आपको ले जा रहा है, आपके कपड़ों को मतलब छेड़छाड़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पुल के नीचे ले जा रहा है, कपड़े को उतारने की कोशिश कर रहा है, इंटेंस कर रहा है, जो भी वर्ड उसमें जजमेंट में आए वो आप लोगों को बेहतर पता है, उन शब्दों को मैं क्लैरिफाइड नहीं करना चाहता। अब वो सारी चीजें जितनी घटनाओं के पार्ट में आई हुई हैं, वो घटना के पार्ट में किसी व्यक्ति को पुल के नीचे सुनसान जगह में वो लड़की आवाज दे रही, चिल्ला रही है, छेड़छाड़ का मामला तो तब हो सकता था जब कोई राहगीर चलते हुए किसी को टच करने की कोशिश की जा रही है, छेड़छाड़ करने की, तो सार्वजनिक तौर पर हो गया। पर वो नीचे ले जाने का क्या मतलब है, उसके कपड़े उतारने का क्या मतलब है, लड़की आवाज दे के भाग रही उसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे जो मैंने आपको बोला कि पॉस्को के अंतर्गत में 3 वर्ड्स दिए गए। पहला जो था सेक्सुअल असल्ट, सेकंड जो था सेक्सुअल हरासमेंट, और थर्ड क्या था चाइल्ड, जो यूजिंग अ चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफीज। इन तीनों वर्ड की ऑफेंस जो सीरियस ऑफेंस एलिगेशन आता है, जिसमें 10 साल से 15 साल तक की कन्विक्शन है, ये जज साहब ने उसको अपने तरीके से डिफाइन कर दिया है। मुझे लगता है कि वो जजमेंट को न तो पढ़ा है न तो केस को इंटेंशनली, उनको काफी डेप्थ में, जज हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, जज साहब को कोई क्रिमिनल केसेस के बारे में इतना डेप्थ में नॉलेज है या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर उनका यह जजमेंट देने का अभिप्राय यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि उनको जजमेंट के बारे में ज्यादा जो डेप्थ तक का नॉलेज है वो मुझे नहीं दिख रहा, मुझे छिछले स्तर पर दिख रहा है। दूसरा इसी के साथ भी
मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, यदि कहीं गड़बड़ होता है जज साहब भी कह देते हैं यार इसमें मुझे नहीं जानकारी है, थोड़ा आप लोग भी प्रेफरेंस में बता देना। हम लोग भी ऑनेस्टी बता देते हैं कि दिस इज द मैटर ऑफ द क्लाइंट नॉट अवर मैटर्स। सच्चाई उनको भी बता देते हैं कि सर ऐसा क्लाइंट कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात, इसमें ये चीजें आने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि उनको भी कहीं दिक्कत आ रही हो। सवाल इसके साथ में जो 3 to 5 इयर्स की कन्विक्शन है, इसके बाद में जो 7 to 10 इयर्स कन्विक्शन है, जो 10 to 15 इयर्स की कन्विक्शन है, फिर वो कैटेगरी ही समाप्त हो जाएगी। अर्थात जो कैटेगरीज में छोटे, मतलब यदि पॉस्को की कैटेगरीज में विभिन्न तरह की कैटेगराइजेशन किया गया और जघन्य अपराध को 20 इयर्स के ऊपर भी कन्विक्शन किया गया, तो वो सारे जितने नीचे वाले हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। पॉस्को का मतलब मुझे लगता है कि जो जस्टिस साहब हैं उनके नजर में सिर्फ और सिर्फ जो फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है, ब्रूटल तरीके से मर्डर होता है, सेक्सुअल ऑफेंसेस में किसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जोर जबरदस्ती करके फिजिकल रिलेशन, MLCs, मेडिकल रिपोर्ट, वो सब सारी चीजें आती, उनके नजर में मुझे लगता है कि एक ही चीज है, पर वह नहीं है। उनको पॉस्को के बारे में और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए। नहीं तो जो पॉस्को 2012 में भारत देश में लाया गया था, इसका इंटरेस्ट ही था, जिसको लेकर के पार्लियामेंट में काफी डिबेट हुई कि प्रोटेक्शन जेंडर्स, जो इनका नेचुरल लॉज है उसके फॉर्म में इनको इक्वलिटीज मिले, मेल और फीमेल को इक्वलिटीज मिले, बिना उनके इंटरेस्ट के, बिना उनके एक्सप्लॉइटेशन के, जब तक वो एडल्ट ना हो जाएं, जब तक वो समझदार ना हो जाए, मेच्योर ना हो जाए, बॉडी उनकी फिजिकली न, मतलब सारी चीजों के लिए बायोलॉजिकली फिट ना हो जाए, साथ में मेंटली जब तक स्ट्रांग ना हो जाए, तब तक उनको ये सारी चीजों को इसके ऑफेंस से माना जाएगा, जिससे वो सुरक्षित रहें। पर उन्होंने सुरक्षित की सारी चीजों को खत्म कर दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लास्टली पॉइंट में एक कंक्लूड कर दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जजमेंट और विभिन्न प्रकार के जो आरोपी हैं, जो नेशनल क्राइम ब्रांच की भी बहुत सारी रिपोर्ट है, और साथ में जो पनिशेबल ऑफेंस जो FIR लॉन्च किए जाते हैं, इसमें इसका सेक्शंस 42 है, जो इस पॉस्को एक्ट में जो केसेस FIR दर्ज किए जाते हैं, 3/4 होता है, आप सारे लोग जानते होंगे, जिसमें हमला और उसकी सजाएं के बारे में काफी डिफाइन किया, किसी लड़की के साथ में हमला किया गया और उसकी सजाएं। सर, मेरा सवाल मुख्य तौर पर यह है, क्योंकि तमाम सवाल भी मुझे पूछने हैं। पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए फिर बलात्कार क्या है? जब तक किसी महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड ना डाली जाए, उसका बलात्कार करके उसकी हत्या न की जाए, क्या तब तक वो बलात्कार नहीं माना जाता? नहीं, ये तो मैंने आपको जवाब दे ही दिया कि उन्होंने 3-4 जो पॉस्कोस में कई सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं, A, B, C, D, कई कैटेगरीज, 4, 5, 6, 7, उन सारे कैटेगरीज को उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक चीज समझ लिया जो आपने भी डिफाइन किया है कि इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हो रहा है कि जब तक फिजिकली मतलब किसी भी लड़की के साथ में रिलेशन नहीं स्टैब्लिश हुआ, दूसरा उसके साथ में जो आप जिन वर्डों का यूज कर रहे हैं वो नहीं हुआ, इसके साथ में किसी लड़की के साथ में ब्रूटल मर्डर नहीं किया गया, लड़की के साथ में गैंग रेप नहीं हुआ है, ये सारी घटनाएं जब तक नहीं आ जाती तब तक वो पॉस्को को मुझे लगता है कि नहीं समझ पा रहे, या पॉस्को को उसकी कैटेगरीज में नहीं रह रहे। अर्थात वो रेप और पॉस्को को दोनों को मिक्सअप करके मुझे लग रहा है कि उसकी भी घटनाएं जो रेप में भी 376 A, B, C, D, D ऐसे विभिन्न सारे सेक्शंस दिए गए हैं, तो D तक के तो सारे मुझे लग रहा है कि वो रिमूव कर दिया, क्योंकि डी के बाद ही फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की बात आ रही है। उसके पहले वाले तो छेड़छाड़ बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजों को उन्होंने खत्म करके सिर्फ और सिर्फ जो आपने बताया इन शब्दों के साथ में अपनी व्याख्या दे रहे हैं, अपना जजमेंट दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जज साहब को दोबारा अपने उसी जजमेंट को रिकॉल करना चाहिए, और साथ में सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे मैटरों पर संज्ञान लेना चाहिए कि भारत देश में किस तरह से जुडिशरी की गाइडलाइन आप तय कर रहे हैं, किस तरीके से जजेस की नियुक्ति हो रही है, क्या यही जजेस भारत देश की संवैधानिक तंत्रों की रक्षा कर पाएंगे, क्या भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए यही पर्याप्त सूत्रधार है जो भारत देश की कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि भारत देश में सारी चीजें है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि क्या सीधे तौर पर इस फैसले के बाद हाई कोर्ट के जज नारायण मिश्रा सुप्रीम कोर्ट को टक्कर दे रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बयान कुछ और है, इलाहाबाद कोर्ट का बयान आज कुछ और आ गया। मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा जजमेंट दिया था, जिसमें बहुत अच्छा नहीं था पर उसमें कुछ चीजें थी, जिसमें एक साइबर ट्रिपल लाइन की रिपोर्ट आई। उसने नेशनल क्राइम रिपोर्ट रिकॉर्ड ब्यूरो से, आप जानती भी होंगी, उसको हम लोग NCRB कहते हैं, ठीक, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उसमें बहुत सारे छोटे बच्चों को लेकर के बोला गया। सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट के बारे में आया और वहां पर हाई कोर्ट ने इस मैटर में कुछ उतने अच्छे से जजमेंट नहीं दिया या रिहा कर दिया। ये DY चंद्रचूड़ थे, जस्टिस पारदीवाला,
उसमें जज थे और कोई था, मुझे याद है जहां तक। और ये 23 डेट तो जस्ट वेट, मुझे लग रहा है कि उसका 23 सितंबर की बात है। 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जिसका मैंने अभी आपको उल्लेख भी किया है कि ये सारी चीजें जितनी भी घटनाएं पास्को के अंतर्गत की गई हैं उसका कैटेगराइजेशन भी उन्होंने किया और यह भी बोला कि यदि कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे के साथ में इस तरह की घटनाएं घटती हैं, माइनर बच्चा है, 18 साल से नीचे वाला है, और उसके साथ में उन्होंने यह भी बोला कि यदि कोई भी इस प्रकार की घटनाएं हैं तो वो इसके पास्को के अंडर में आती हैं। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भी आपने फाइल कर दिया, जैसा कि आपने भी बोला उस बात को लेकर के। दूसरा, इसके साथ में ऑनरेबल जस्टिस के साथ में और भी जो घटनाएं घट रही हैं, जो बहुत सारे पीड़ित लोग बेचारे सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट की गुहार लगा रहे हैं, या उनके साथ इस तरह के, खासकर उत्तर प्रदेश जहां पर रोज आए बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहे, यदि आप इस तरह से खुली छूट दे दोगे तो वहां पर कौन रह पाएगा? ये तो खुला राज्य हो जाएगा कि आप आइए और क्राइम करिए और चले जाइए। सिर्फ आपका एक ही पर्पजेज होगा कि ये पर्पजेज में सारी चीजें जितनी भी हो रही हैं उसमें फिजिकल, जितनी आपने स्टैब्लिशमेंट नहीं हो रहा है, फिजिकल रिलेशन नहीं हो रहा है, ब्रूटल नहीं हो रहा है, इसके साथ में पनिशेबल ऑफेंस नहीं हो रहा है, दे कैन नॉट बी इंटर्ड इन दिस केस। ये सारी जब घटनाएं घट जाएंगी तभी मुझे लगता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस है उनको ये सारी चीजों को तभी तक में ये सारी चीजें समझ में आएंगी। हाँ, तो मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि क्या जब हमें पता होता है इस प्रकार के फैसले आते हैं, आम जनता को भी, पत्रकार को भी, वकीलों को भी, तो क्या हमें इस प्रकार के फैसले मानने चाहिए या फिर हम कोई अपील याचिका डाल सकते हैं? नहीं, इसमें तो जो ग्रेवियान, जो एग्रीव्ड पार्टीज है वो आ सकती है सुप्रीम कोर्ट, और वो आए, हम उसका फ्री में केस भी लड़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आपके चैनल के माध्यम से यदि वो देख रहे हैं पीड़िता लोग, जैसे अभी मैंने अयोध्या का केस डाला है, वहां जितने एक्यूजिशन हुए हैं उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां आई हैं, वो बेचारे नहीं फाइट कर सकते, हमने पूरे केसेस को ले लिया है सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई भी करने वाले। तो ऐसे लोग जो पीड़ित पक्ष हैं और उनको लगता है कि उनके साथ जज साहब ने अन्याय किया है, तो सुप्रीम कोर्ट अपीलेंट कोर्ट है, हम आपके लिए खड़े हैं, आप आइए, हम आपकी मदद करेंगे। और इस जजमेंट को ये भी मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ, वादा भी कर रहा हूँ कि इसको पास्को की कैटेगरी में ही जाएगा, और वो जो कन्विक्टेड पर्सन है जिनको कोर्ट ने इस तरह से टिप्पणी करके जजमेंट दे करके रिहा करने की कोशिश किया है, उसी जजमेंट को मैं पलटवा दूंगा, आपको मैं ऐसा कमिट भी कर रहा हूँ। तो ये क्राइम ब्रांच की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली भी बहुत सारे हम लोगों के पास में है, और साथ में जो 2012 का पॉस्को एक्ट है उसको भी हम ले आएंगे, साथ में ह्यूमन राइट्स कमीशन की जितनी रिपोर्ट है हम उसको भी सबमिट करेंगे। साथ ही साथ में इसी के साथ में जो मैंने आपको बोला है अभी, जो बहुत सारे साइबर क्राइम के जो रिपोर्ट आती हैं, रिपोर्ट ऑफ द नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स की, वो भी हम रिपोर्ट लेकर के हम आपको जिताएंगे। ये भी मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ आपके मीडिया चैनल के माध्यम से। तो देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा से हमने सीधे बातचीत करी और उन्होंने सीधा प्रहार किया है, और आरोपी जो हैं उनको सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जा सकता है। और हाई कोर्ट का जो फैसला सुनाया गया है, क्योंकि अभी तो ये बताया गया कि वो पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं आ रहा है मामला, लेकिन उस पूरे मामले को जैसे जांच पड़ताल की जा रही है, पता चल रहा है, तो वो सीधे तौर पर नरेंद्र मिश्रा का कहना है कि हम इस पूरे मामले को पॉक्सो एक्ट के तहत भी ला सकते हैं, पीड़ित परिवार भी सीधे बातचीत कर सकता है। तो आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए हाईकोर्ट के इस फैसले पर। आप लोगों की पहली क्या प्रतिक्रिया रही है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।